Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we will be discussing about these articles. I'll talk about them in detail. I'll give you a brief about what we will be doing in this lecture, how we will be proceeding further, so that you have that idea in your mind and it will help you to have that connectivity whole throughout the session. सो कुछ आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कम्प्लीटली, कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कुछ प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. सो जो भी है आई लेट यू नो. पहला तो आपके सामने है, स्क्रीन्स पर है, कवल टाइगर रिजर्व मैप में आपको देखना है और मैं आपको इस टाइगर रिजर्व के बारे में बताऊंगी. हालांकि ये टाइगर रिजर्व बहुत बार न्यूज में आ चुका है तो हमने इसके बारे में चर्चा करी हुई है पहले, तो क्योंकि दोबारा न्यूज में है आई टॉक अबाउट इट. लेकिन आप मेक श्योर करना कि मैप प्रैक्टिस जरूर करें, इसको लोकेट करना मैप में, और इसके आसपास जो पड़ते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो भी आप देखोगे. सिर्फ यही होमवर्क है आज आपका. ठीक है जी. अगला है जीआई टैग कजी नेमू. क्या है ये, कैसी किस मतलब जैसे कोई सिट्रस फ्रूट है या लेमन टाइप कुछ है, जीआई टैग मिला है, कौन सी स्टेट का है, तो क्या यूनिक है इसका, और इसकी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो वो सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. देन यू हैव स्मार्ट ग्राम पंचायत. तो ये जो आर्टिकल है आपका स्मार्ट ग्राम पंचायत, इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चल ही जाएगा कैसा प्रोजेक्ट है ये. और विद रिस्पेक्ट टू दिस आई टॉक अबाउट बेसिकली दिस द प्रोजेक्ट जो है इट एम्स टू एक्सटेंड पीएम वानी. राइट. अब ये पीएम वानी क्या है तो वो इसके साथ साथ ही आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. अगर आप चाहेंगे कि कौन से जीएस पेपर से कनेक्ट होता है तो जब इस आर्टिकल पे आऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. फिर उसके बाद बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की. तो एज फार एज इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर कंसर्न, मैं ना आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक अलग सेशन आपके पास आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी वर्डिक्ट दी है रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके. तो उस पर तो ऑल टुगेदर एज आई एम मेंशनिंग की डिफरेंट पूरा एक कंप्लीट सेशन आई वुड टेक. लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो आपको समझना पड़ेगा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं. तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं आपको यहाँ पर दूंगी और ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा. ठीक है, यहाँ से प्रीलिम्स से डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मैं फिर से बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस लिए कहा है, वो सारी चीजें जो है वो अगले सेशन के अंदर, अगले सेशन मतलब जो शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे. लेकिन यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है वो आई मेंशन. ठीक है जी. तो ये आपका हो जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके. फिर है फायर कैप टिट. तो बेसिकली ये एक स्पीशीज है इन न्यूज, तो पता चल ही जाएगा आपको उसके बारे में जितनी भी जानकारी है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. फिर है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. तो ये हमने पहले मैंने आपको बोला था कि हमें इसके बारे में डिस्कशन करनी ही है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे. मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जब मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है. आई थिंक एक आधा आंसर ही आया है मेरे पास, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिए हैं. तो आज आपके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. तो शुरू करते हैं इस आर्टिकल को. जैसे जैसे जिस आर्टिकल पे आएंगे ना मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि अच्छा ये आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, मेंस के लिए क्या पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ेंगे, तो वो तब देख लेंगे. सेशन अच्छे लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. कॉमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक भी दे सकते हो. ठीक है जी. चलिए, तो recently United Nations Agency stated that in 2024 nearly 4.4 million girls are at risk of female genital mutilation around the world. Now as far as female genital mutilation is concerned, मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे ये GS पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो with issues related to women. ठीक है, तो what are the challenges that are related to women? Challenges in eradicating FGM as far as female genital mutilation. So FGM stands for that only. तो क्या है FGM, female genital mutilation? What it is? ध्यान से सुनना है. It refers to
ऑल द प्रोसीजर्स, सारे वो प्रोसीजर्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन ऑल्टरिंग या फिर इन यू कैन से इंजरिंग द फीमेल जेनिटल्स फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो रीजंस हैं दैट आर नॉन मेडिकल, राइट। सो ऑल दोज प्रोसीजर्स जो कि इन्वॉल्व है इन ईदर ऑल्टरिंग द फीमेल जेनिटल्स या फिर इंजरिंग द फीमेल जेनिटल्स फॉर नॉन मेडिकल रीजंस, तो इसको देखा जाता है इंटरनेशनली एज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स and violation, and it is obviously violation of human rights, health, integrity of girls and women's, तो वो सब कुछ ठीक है जी। तो यहाँ पर वो सारे प्रोसीजर्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन ईदर ऑल्टरिंग और इंजरिंग दी फीमेल जेनिटल्स फॉर नॉन मेडिकल रीजंस, सो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनली एज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एंड इंटेग्रिटी ऑफ गर्ल्स एंड विमेन। इसके पीछे इसके सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। प्रिविलेंस की बात करूं तो वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्टर्न, एशियन नेशंस में इट इज प्राइमरली कंसंट्रेटेड, इसका प्रेवलेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से माइग्रेशन इंक्रीज हो रही है तो यहां पर FGM एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका के जो गर्ल्स हैं, जो विमेन्स हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इट। Now, as far as impacts are concerned, women who undergo female genital mutilation, short term consequences भी है, long term consequences भी है। Short term में intense pain, they may experience shock due to trauma, there can be significant bleeding, risk of infection is very high, and it can lead to very difficulties in passing urination में there will be difficulty। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर इट कैन रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाइल्ड बर्थ, मेंस्ट्रुएशन, और गर्ल्स में इवन सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यू टू दैट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है, कॉम्प्लिकेशंस भी है। नाउ एज फार एज स्टेटस इन इंडिया इज कंसर्न्ड, एज ऑफ नाउ कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है इंडिया के अंदर जो एक्सप्लिसिटली बैन करता हो इस प्रैक्टिस को। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन रिस्पॉन्स टू द पेटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट दे स्टेटेड कि देर इज नो ऑफिशियल डेटा या फिर स्टडी जो दिखाती हो, जो सपोर्ट करती हो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इन इंडिया। वो बोल रहे हैं कि देर इज नो डेटा विच सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ FGM इन इंडिया, कि मैं अगर ये बोलूँ कि इंडिया में FGM होता है, FGM एग्जिस्ट, तो वो बोल रहे हैं देर इज नो एज सच डेटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम अनऑफिशियल रिपोर्ट्स, जो ये FGM के प्रोसीजर्स हैं ये कुछ कम्युनिटीज में, जैसे बोरा कम्युनिटी है प्राइमरली इन महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहां पे प्रेवलेंट है, ठीक है जी। तो ये बात है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन इरेडिकेटिंग FGM? जैसे मैंने बताया ना, कल्चरल नॉर्म्स जुड़े हुए हैं, सोशल नॉर्म्स जुड़े हुए हैं, इट इज डीपली रूटेड इन दोज नॉर्म्स, राइट। एक ऐसा लगा लो जैसे ट्रेडिशन है दैट इज पास्ड फ्रॉम थ्रू जनरेशंस, passed down through generations. So changing this ingrained beliefs होते हैं ना, जो बहुत मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, उनको चेंज करना इट इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि उसके साथ स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज जुड़े हुए हैं, सोशल टाइज जुड़े हुए हैं दैट आर एसोसिएटेड विद दिस प्रैक्टिस। पहली बात। दूसरी बात है अवेयरनेस और एडुकेशन की। एक तो सोशल नॉर्म्स की हो गई, दूसरी अवेयरनेस एंड एडुकेशन की। बहुत से इंडिविजुअल्स हैं कम्युनिटीज के अंदर जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे नॉट फुली अंडरस्टैंड दी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस। अवेयरनेस नहीं है, एडुकेशन नहीं है अबाउट द फिजिकल हेल्थ रिस्क, अबाउट द साइकोलॉजिकल हेल्थ रिस्क जो कि इससे जुड़ी हुई है। देन यू हैव लैक ऑफ एडुकेट डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। वही अभी मिनिस्ट्री ने कहा ना कि देर इज नो सच डेटा दैट शोज कि इट एग्जिस्ट, बट अनऑफिशियल रिपोर्ट्स मेंशन करती हैं कि इस कम्युनिटी में प्रिवेल कर रहा है। सो दैट मीन्स देर इज लिमिटेड डेटा कलेक्शन। चैलेंज क्या है? क्योंकि डेटा कलेक्शन लिमिटेड है तो इट हिंडर्स द एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस इशू, टू टारगेट इट इफेक्टिवली। डेटा एक्यूरेट नहीं है आपके पास तो स्ट्रैटेजीज कैसे इंप्लीमेंट करोगे टू इरेडिकेट दिस प्रैक्टिस, राइट? तो ये दिक्कतें हैं, ये चैलेंजेस हैं, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ ना एक सवाल ये भी आता है कि ग्लोबली क्या हो रहा है,
क्या ग्लोबल, क्योंकि इंटरनेशनल जो डे वी ऑब्जर्व दैट इज इंटरनेशनल वन ना, तो ग्लोबली क्या प्रोग्राम्स हो, क्या इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ एफजीएम है। वी हैव प्रोग्राम जहां पर यूएनएफपीए साथ में यूनिसेफ ये कोलैबोरेट कर रखे हैं। UNFPA and United Nations Children's Fund, they have been co-leading the largest global program जिसका एम है eliminating FGM। 2008 से ये हो रहा है, राइट। फोकस इज ऑन वाइड स्प्रेड एफर्ट्स हम लगाएं टू पुट एन एंड टू दिस प्रैक्टिस ग्लोबली। और ये जो दिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था 6 फरवरी को, 6 फरवरी को डेजिग्नेट किया था एज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। प्रीलिम से पूछा जाए कि इस बार की थीम क्या थी, तो थीम थी हर वॉइस हर फ्यूचर। ठीक है, थीम भी बता दी। यूनाइटेड नेशन का एम है फॉर द फुल एलिमिनेशन ऑफ एफजीएम बाय 2030, 2030 तक इसको पूरे तरीके से एलिमिनेट किया जाए। और ये अलाइन करता है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3, जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है टू एलिमिनेट सच हार्मफुल प्रैक्टिसेस, फोर्स्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सब कुछ। ठीक है जी, तो ओवरऑल लेजिस्लेशन स्ट्रेंथनिंग, यू नीड टू वे फॉरवर्ड की बात करूं तो यहां पर यू नीड टू what needs to be done, government needs to ensure effective enforcement of the laws, strengthening the existing laws, imposing penalties for those performing it. अवेयरनेस नहीं है तो लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स वेयर यू एडुकेट कम्युनिटीज, एंश्योर कि बेसिकली दैट एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं टू कॉम्बैट एफजीएम दे आर ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स, विमेन्स और गर्ल्स के जो राइट्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट दी जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पूरा आर्टिकल फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के विद रिस्पेक्ट टू में। आगे चलते हैं, असम की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है क्या, जीआई टैग्ड काजी नीमू सिट्रस लेमन है ये एज दी स्टेट फ्रूट। तो जीआई टैग्ड है और असम की सरकार ने इसको अपना स्टेट फूड डिक्लेयर किया है। तो अगर कोई असम के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये, राइट। तो लेमन है, बट थोड़ा शेप अगर आप देखोगे सो इट इज इलोंगेटेड एंड ऑब्लोंग एज कंपेयर टू अदर लेमन वेराइटीज। ये ना अपने एरोमा और अपने हेल्थ बेनिफिट्स के चलते बहुत ही यूनिक है, बहुत पॉपुलर है और असामीज क्यूजीन में बहुत ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत इसको यूज़ किया जाता है एंड इट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू सेवरल कंट्रीज, मिडिल ईस्ट ऑल्सो। अपने अरोमा जो इसका इतना यूनिक है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, सो असम लेमन एनरिच्ड द लोकल क्यूजीन, वहां का जो लोकल क्यूजीन है वहां पर ये बहुत यूज होता है। ओवल शेप मैंने भी आपको दिखाया, काजी नीमू इज लॉट जूसियर देन अदर लेमन वेराइटीज और इसको आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज होता है ये, और ये इट इज ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट और थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ही अवेलेबल रहता है। मौसम नहीं है कि चला गया आ गया, नहीं नहीं नहीं, इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इट इज पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। असम में Assam has as many as 16 species, 52 varieties hybrids of citrus और 2019 में ही काजी नीमू जो कि सिट्रस लेमन है इसको जीआई टैग मिला था विच इज लिंक टू असमीज फूड। ठीक है जी, किसको जीआई टैग मिला, कहाँ का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है, क्यों यूनिक है, दैट आई हैव मेंशन। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इनोग्रेटेड स्मार्ट ग्राम पंचायत रेवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट। कहां पर इनोग्रेट किया है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है बिहार की। ये ऑब्वियसली डिजिटल एम्पावरमेंट की तरफ एक और स्टेप। तो ये आपके मेंस के लिए भी रेलिवेंट है कि नहीं, तो मेंस के कौन से जीएस पेपर से आप इसको लिंक कर सकते हो, वो अगर आपने सिलेबस पढ़ा होता तो आर्टिकल देखते ही पहचान जाओ कि हम इसको जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज से लिंक कर सकते हैं, वेलफेयर स्कीम से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट का मकसद है टू एक्सटेंड पीएम वानी सर्विस
to gram panchayats in Begusarai, marking a shift in the rural connectivity. तो पीएम वानी स्कीम के बारे में देखो मैं आपको बता दूंगी, उसकी टेंशन मत लो, पहले इसके बारे में पूरा पढ़ लो. स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट एक डिजिटल इनिशिएटिव है इन रूरल इंडिया, स्पेसिफिकली इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, अभी जहां इसको इनॉग्रेट लाया गया है. इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज. मकसद है डिजिटल एम्पावरमेंट का. फोकस क्या कर रहा है, पिक्चर से ही पता चल रहा था, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना थ्रू पीएम वानी सर्विस टू ग्राम पंचायत. सो एक बहुत बड़ा चेंज है ये कि कैसे रूरल एरियाज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो बेगूसराय इज टेकिंग लीड इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बिहार बाय एंश्योरिंग कि जितनी भी ग्राम पंचायत हैं इन द डिस्ट्रिक्ट दे हैव वाईफाई सर्विसेज अंडर द पीएम वानी स्कीम. फंडिंग जो है इस इनिशिएटिव की, इट कम्स फ्रॉम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. और जो प्रोजेक्ट है ये कम से कम 455 ग्राम पंचायत को कवर कर रहा है अक्रॉस 37 ब्लॉक्स इन बेगूसराय एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार. सो बेगूसराय लीड्स दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज फंडेड अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. प्रोजेक्ट टारगेट कर रहा है 455 ग्राम पंचायत को. पर्पस यही है, क्या है, रूरल कनेक्टिविटी लेकर आना. सो यहां पर मैं अगर इसमें थोड़ा सा और इन डिटेल जाऊं तो प्रोजेक्ट फोकस कर रहा है ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक इट इजियर फॉर पीपल इन रूरल एरियाज, ताकि ऑनलाइन सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एक्सेस कर पाए. ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल कम्युनिटीज के अंदर इंप्रूव हो. सो स्टूडेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गई, दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस एफर्ट. जैसे स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑनलाइन वहाँ एक्सेस कर पाएंगे जैसे आप पढ़ रहे हो. फार्मर्स विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर एग्रीकल्चर. विमेन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर वो डिजिटल टूल्स को यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर एक्टिविटीज, राइट. सो टू मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट का लास्टिंग इम्पैक्ट हो, देयर विल बी प्लान्स टू कीप एवरीथिंग वर्किंग वेल ओवर द टाइम. तो अल्टीमेट गोल क्या है प्रोजेक्ट का, रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में जो गैप है उसको कम करें. मेकिंग श्योर कि जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनके पास भी वही सेम सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज हो जो अर्बन एरियाज में है. लोकल सेल्फ गवर्नेंस को और इम्प्रूव किया जाए, मोर एफिशिएंट हो, मोर अकाउंटेबल हो, है ना. लीविंग डिजिटल फुटप्रिंट इन दीज कम्युनिटीज. दिस प्रोजेक्ट इज एम्पावरिंग देम विद बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. नाउ ये मैंने आपको बता ही दिया है सारी बातें, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो स्किप करी हो. पहले मैं पीएम वानी के बारे में आपके साथ शेयर कर देती हूँ. तो पीएम वानी जो है ये डिजाइन करी गई है टू मेक ब्रॉडबैंड इंटरनेट more widely available, affordable, especially in rural areas. तो पीएम वानी का इनिशिएटिव का मकसद है एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करना, इंश्योर करना. इसके यही फायदे हैं कि मोर पीपल कैन गेट टू बी द पार्ट ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड, राइट. इट वर्क्स हैंड इन हैंड विद भारत नेट इनिशिएटिव्स, राइट. कोस्ट इफेक्टिव कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट. तो ये पीएम वानी है. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि भैया आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करना रोक दीजिए इमीडिएटली. तो ये जो पूरी न्यूज है ना यहां तक वाली, ये मैं आपके साथ अलग से सेशन में लूंगी. सिर्फ यही सेशन होगा जिसमें ये ही एक आर्टिकल डिस्कस होगा शॉर्ट न्यूज की तरह. लेकिन यहां पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे डिस्कस कर लेते हैं. मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ. मान लो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देनी है, पैसा देना है, आपका मन है मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, डोनेशन देनी है. कैसे दोगे? मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, राइट. तो आम आदमी पार्टी है, तो 1 लाख रुपए देने हैं. अब आप क्या करोगे? आप जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सिर्फ एसबीआई में, यस, कुछ एसबीआई के सिलेक्टेड ब्रांचेस जैसे हैं, तो एसबीआई में ही, अभी मैं मतलब जनरल टर्म में बता रही हूँ, एसबीआई में जाओगे, आप उन्हें कहोगे मुझे फंडिंग देनी है, तो वो आपको देंगे एक इलेक्टोरल बॉन्ड, एक पीस ऑफ पेपर लगा लीजिए, ठीक है जी. आप वो लेके चले जाओगे उस पॉलिटिकल पार्टी के पास. ये है इलेक्टोरल बॉन्ड, सिंपल तरीके से बात करूँ तो यहां पर बात ये है कि ये
कॉन्फिडेंशियल रखा, मैंने टर्म्स अभी मैं आपको जो सेशन वो जरूर सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो सेशन जरूर सुनना जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुद्दा सारा यही है ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि किस इंडिविजुअल ने दिया, कौन सी कंपनी ने दिया, 25 करोड़ दिए, 30 करोड़ दिए, जितना भी अमाउंट दिया वो सब कुछ किसने दिया है मेंशन नहीं है, राइट? तो यहां दिक्कत है। अब ये पूरी जो चर्चा है वो आई विल डू इन अदर लेक्चर्स, अभी आज ही आपके पास आ जाएगा, बट मैं यहाँ आपको आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बता देती हूँ कि ये वो इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स हैं, मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कंपनी या कोई इंडिविजुअल परचेज करेगी फ्रॉम सर्टेन ऑथोराइज्ड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे आप कोई भी रैंडम नंबर उठाओ कि मुझे 3250 ऐसा इतना अमाउंट देना है, तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल्स में होता है, मतलब 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो दे आर सोल्ड इन मल्टीपल्स बॉन्ड्स। ठीक है जी। सो ये परचेज किए जाते हैं टू मेक डोनेशंस, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हो। और यहाँ पर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं under section 80G and section 80GGB, right? So under the income tax act, electoral bond donations are considered tax exempt, right? अब यहाँ पर कोई कैप नहीं है on the number of electoral bonds that a person and a company can purchase, कोई कैप नहीं है। अब वो जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी आपने 1 लाख रुपए का लिया, आप गए, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी के पास आपने ये दिया, अब ये जो पार्टी है ना, इसको 15 दिन के अंदर उसको इनकैश कराना पड़ेगा, उसकी एक लाइफ है 15 डेज की, आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं हो सकता फिर कुछ। सो इट हैज अ लाइफ ऑफ 15 डेज। जो नाम है डोनर का, जो इंफॉर्मेशन है डोनर की, वो उस पर मेंशन नहीं होगी। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर सेड टू बी एनोनिमस। ठीक है जी। अब कौन ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव कर सकते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 और जिन्होंने मतलब 1% वोट जो है वो लास्ट जनरल इलेक्शन में लिया हो टू द हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब ये कंडीशन है। और वही स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को उसको एनकैश कराना पड़ेगा। And the bonds can be encashed by the political party only through their designated bank account, जो authorized bank है वही। Political parties have to disclose the amount to the election commission। ठीक है, यहां से कोई भी स्टेटमेंट प्रीलिम से बन सकती है क्योंकि न्यूज में है, तो इसीलिए इतना तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना पड़ेगा। ओवरऑल इस आर्टिकल के बारे में आई गिव यू, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स वापिस से नहीं बताऊंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस सेशन में आपने कवर कर लिया है ना, तो ये हो जाए, मुझे पता चलेगा अब आप दोनों लेक्चर्स देखते हो या नहीं देखते हो। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहां से अच्छे से कवर कर लो। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका द स्पिशेस इन न्यूज, दैट इज कि birders have spotted the trail of species flying back home, including the fire-capped it in Aravali Hill Range, suggesting reverse migration as the season changes। अब क्या हो रहा है, गर्मी आ रही है ना, from winter to summer। तो हम बात करते हैं this fire-capped tit के बारे में। Small bird है, it is belonging to the family of Peridae। This bird is typically found in Himalayan region, Himalayan bird है। फ्लाइज डाउन साउथ वेस्टर्न घाट्स केरला की तरफ सितंबर के महीने में और फरवरी एंड मार्च में वापस अपने घर की ओर, राइट। इट रिटर्न्स टू इट्स हिमालयन हैबिटेट बाय द एंड ऑफ फरवरी एंड मार्च। सितंबर में जाता है, फरवरी मार्च में वापस आ जाता है। सो इट मेक्स इट होम्स इन फॉरेस्ट। प्राइमरीली ये फीड करता है ऑन इनवर्टिब्रेट्स, नेक्टर्स, पोलन। सो इट्स टेंड टू स्टे अप हाई अप इन द कैनोपी ऑफ ट्रीज, बट they may come down to lower growth areas as well as far as their habitat is concerned, right? They descend to low growth as well. So majorly इसका habitat अगर देखें तो it is found in montane broadleaf forest and these birds breed in Himalayas during summer and they have a melodious song. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर a local breeding summer visitor to the northern mountains from Pakistan east to अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि बर्ड्स हैव, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, सो दिस बर्ड विजिट्स नॉर्दर्न माउंटेन्स ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे एंड वो जो रेंज है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम पाकिस्तान टू अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विंटर्स के टाइम पे ये बर्ड मूव टू द फुट हिल्स, ओकेजनली मतलब आप मान लो प्लेन्स की तरफ ये मूव कर जाते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वहां तक। IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अर्ली रिवर्स माइग्रेशन, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है वेदर कंडीशंस के चलते, इफ द विंटर्स इन सेंट्रल इंडिया
where the bird spends its winters are not very harsh. तो they have started its journey back to the breeding grounds in the northern mountains. ठीक है जी. So ये है इनका रीजन फॉर जल्दी वापस जा रहे हैं ऐसा लगा लो, बट यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी. सो विंटर्स वर नॉट वेरी हार्श इन सेंट्रल इंडिया, तो इसीलिए बर्ड कुड हैव स्टार्टेड मूविंग अर्ली. नाउ समर भी आ गया ना. कंवर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं. फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने रिसेंटली सस्पेंड किया है 6 ऑफ देयर स्टाफ फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन कंट्रोलिंग टीक स्मगलिंग. होमवर्क पता है ना, तेलंगाना में ये पड़ता है. तो कंवर टाइगर रिजर्व मैप में आप लोकेट करोगे, ये ही आपका होमवर्क है. गोदावरी रिवर ऑन द वन साइड, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है. इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला, सेंट्रल हाईलैंड्स. ये सारी इन्फॉर्मेशन मैप में देखते ही पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने कवर करवा रखा है. गवर्नमेंट ने इसको 2012 में डिक्लेयर किया था एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रिवर्स अगर आप इससे जुड़ी हुई देखेंगे तो गोदावरी, कदम, ये रिवर्स हैं. और जियोग्राफिकली यहाँ पर अगर आप देखें सो इसका तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र के साथ भी कनेक्टिविटी है. इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है टाइगर रिजर्व, उसके साथ भी कनेक्टिविटी है. डेंस फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, ओपन एरियाज हैं, रिवर, स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज, मतलब इट हैज वेरी डाइवर्स हैबिटेट. सर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे. बैम्बू, टीक, अभी टीक की वजह से ही तो न्यूज में है. इट इज फाउंड एक्सटेंसिवली इन दिस पर्टिकुलर एरिया. और यहाँ पर फना की बात करूं तो नीलगाय, वाइल्ड डॉग, चिंकारा, लेपर्ड, ब्लैकबर्ग, टाइगर, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.